वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर काठमांडू, जिसको लिखा है विक्रम सेठ ने। और इनका जन्म हुआ था 20 जून 1952 कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ये एक इंडियन पोइट और नॉवलिस्ट रहे हैं। इन्हें जो अवार्ड मिले हैं उनके नाम है पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान। और उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट वर्क लिखे गए हैं वो है मैपिंग्स एंड बीच डिटेल्स, एंड सेकंड है हेवन लेक। ये जो काठमांडू जो है कैपिटल सिटी है नेपाल की, साथ ही ये पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रियों के लिए भी स्थान है। जो ऑथर है वो यहाँ 2 टेम्पल्स की विजिट करता है, जिसका एनालिसिस हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखते हैं हम इस चैप्टर को। ऑथर बताता है कि मुझे शहर के बीच एक सस्ता कमरा मिल जाता है और मैं वहाँ पर घंटों तक सोता हूँ। अगले दिन श्री शाह के बेटे और भतीजे के साथ मैं काठमांडू के 2 मंदिर देखने जाता हूँ, जो कि हिंदुओं और बौद्धों के लिए बहुत पवित्र है। पशुपतिनाथ जो मंदिर है, जिसके बाहर एक साइन बोर्ड लगा है जो कि घोषणा करता है केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश। इस बात में पूरी तरीके से अव्यवस्था का वातावरण है। फेब्राइल कंफ्यूजन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। पुजारी, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक और गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते मैदानों में वहाँ घूमते रहते हैं। इतने अधिक भक्त हैं कि पुजारी का जो ध्यान है उसे अट्रैक्ट करने का प्रयास करने के लिए कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा, जो कि भीड़ में आगे निकलना चाहते हैं, पुहनी मारकर एक तरफ धकेल दिया जाता है। उस टाइम बाद जो नेपाली रॉयल हाउस की जो राजकुमारी है वो आती है, उनके सामने हर कोई झुक जाता है उन्हें ग्रीट करने के लिए और रास्ते को छोड़ देते हैं। मेन गेट के पास सैफ्रॉन क्लेड मतलब गेरुआ कलर के जो ड्रेस पहन के जो बाहर की कंट्री के लोग हैं, उनका जो ग्रुप है वो अंदर आने के लिए स्ट्रगल करता है वो ग्रुप। और जो पुलिस वाला है वो सेटिस्फाइड करता है, कन्विंस करता है कि वो हिंदू ही है, क्योंकि लिखा हुआ है साइन बोर्ड पर कि हिंदुओं को ही एंट्री की जानी है। के बाद 2 बंदरों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे का वो पीछा करते हैं, जो कि शिवलिंग पर कूद जाता है एक। और इसके बाद चीखते हुए मंदिर के चारों ओर नीचे बहती हुई बागमती नदी की ओर दौड़ता है। और इसके तट पर या किनारे पर एक डेड बॉडी का दाह संस्कार हो रहा है। धोबी ने अपना काम कर रही है और बच्चे नहा रहे हैं। और एक छज्जे से फूल पत्तियों की टोकरी, जो पुरानी भेंट है, वो नदी में छोड़ दी जाती है। और एक छोटा सा पूजा स्थल नदी के तट पर पत्थर के एक चबूतरे से आधा उभरा हुआ दिखाई देता है। जब यह धीरे धीरे पूरा दृश्य हो जाएगा, मतलब पूरा दिखने लगेगा ये चबूतरा, तो अंदर की जो देवी है वो मुक्त हो जाएगी और धरती पर से कलयुग का जो पाप काल है वो फिनिश हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ये तो हो गई पशुपतिनाथ मंदिर की बात, जहाँ पर इतना हल्ला गुल्ला या इतनी आवाजें या इतनी रौनक रहती है। इसके ही अपोजिट काठमांडू का बौद्ध स्तूप है, जहाँ पर शांति है बिल्कुल। और जो इसका डोम है, गुम्बद है, उसके चारों ओर एक वाइट रॉड सड़क है और इसके बाहरी सिरे पर छोटी छोटी दुकानें हैं। इनमें से बहुत सारी हैं जो तिब्बती अप्रवासी या इमिग्रेंट्स की ही हैं। और यहाँ पर नमदे या फेल्ट, जो कि एक प्रकार का कपड़ा होता है, उसके थैले, तिब्बती जो छपाई होती है वो, और जो चांदी के आभूषण हैं, ऑर्नामेंट है, वो खरीदे जा सकते हैं। और आसपास कोई भीड़ नहीं होती। यहाँ पर जो आसपास की बिजी स्ट्रीट है वहाँ पर बिल्कुल पीस है या शांति है। काठमांडू जो है वो स्मॉल श्राइन मतलब छोटे मंदिरों से लेकर नैरो और बिजिएस्ट स्ट्रीट मतलब तंग और व्यस्त गलियों के किनारे फूलों से सजे देवताओं, फल विक्रेता, फ्रूट सेलर, पोस्ट कार्ड सेलर, वेस्टर्न कॉस्मेटिक शॉप और फिल्म रोल और चॉकलेट और कॉपर के जो यूटेंसिल या बर्तन हैं, और नेपाली एंटिक मतलब पुरानी चीज़ों की जो शॉप है उनसे जीवंत है। वहाँ पर रेडियो से फिल्मी गीतों की तेज आवाज़ आती है, कार के हॉर्न की आवाज़ आती है, साइकिल की घंटियाँ बजती है। और जो आवारा गायें होती हैं वो मोटरसाइकिल पर प्रश्नवाचकता से रंभाती हैं। और जो सेलर हैं वो तेज आवाज़ में अपना सामान बेचते हैं। और मैं अपने आप को, जो ऑथर है, बिना मन के सेटिस्फाइड करता हूँ। बादाम से बनी हुई मिठाई की मैं टिकिया लेता हूँ और फुटपाथ से कोयले की अंगीठी पर भुना हुआ और नमक, पिसी मिर्च और नींबू रगड़ा हुआ जो कॉर्न होता है वो एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक मतलब 2 प्रेम कथा के कॉमिक लेता हूँ और रीडर्स डाइजेस्ट लेता हूँ। और ये सब चीज़ें मैं कोका कोला और नॉजिएटिंग मतलब जी को मचला देने वाले ऑरेंज ड्रिंक के साथ पीता हूँ और मैं बहुत बेटर फील करता हूँ इसके बाद।
अब मैं ये कंसिडर करता हूँ या ये सोचता हूँ कि मैं घर जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनूँ। यदि मैं प्रोपेल्ड मतलब प्रेरित होता हूँ, एंथुसियास्ट मतलब जोश से यात्रा के, तो मैं बस और रेलगाड़ी से पटना जाता और तब गंगा पर नाव से बनारस होते हुए इलाहाबाद चला जाता। तब यमुना से आगरा होते हुए दिल्ली चला जाता। लेकिन मैं क्या था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मुझे घर की याद भी आ रही थी। और आज अगस्त का लास्ट डे है और मेरा मन है कि मैं घर जाऊं। मैं खुद से कहता हूं कि सीधा घर की तरफ चल, और मैं नेपाल एयरलाइंस के जो ऑफिस है उसमें एंट्री करता हूं और एक टिकट खरीदता हूँ कल की फ़्लाइट के लिए। मैं होटल के पास चौक के एक कोने में खड़े बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। उसके हाथ में एक बांस है जिसके सबसे ऊपर जुड़ी हुई 50 या 60 बांसुरियाँ किसी शाही के कांटों सी सभी दिशाओं में निकली हुई है। वो सब बांस की हैं। क्रॉस बांसुरियाँ तथा रिकॉर्डर भी है। वो बीच बीच में बांस को ज़मीन पर टिका लेता है और एक बांसुरी चुनता है और कुछ मिनटों तक उसे बजाता है। ये जो आवाज़ है वो क्लियरली जो यातायात या ट्रांसपोर्ट का जो शोर है और फेरी वालों की जो चीख है उससे ज़्यादा ही आती है। और वो धीरे धीरे ध्यान में लीन होकर बिना ज़्यादा अधिक प्रदर्शन के बांसुरी के मतलब दिखाता नहीं है, उसे मन से बजाता है और अपने सौदे के लिए सामान के लिए आवाज़ नहीं लगाता। और कभी कभी वो बिक्री भी करता है, लेकिन क्यूरियसली मतलब उत्सुकता के साथ, आकस्मिक मतलब एकदम से, मानो उसके जो एंटरप्राइज मतलब व्यापार की ये घटना हो। कभी कभी फल विक्रेता से बात करने के लिए उसे बंद कर देता है उस आवाज़ को। मैं ये कल्पना करता हूँ या इमेजिन करता हूँ कि वर्षों से उसके जीवन की यही वानगी या पैटर्न रहा होगा। मुझे चौक से अपने आप को हटाना कठिन लगता है जहाँ पर बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजा रहा है और जो बांसुरी का जो संगीत है हमेशा मेरे साथ यही करता है। ये एकदम से सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल और सबसे प्लीजेंट या स्पेसिफिक जो साउंड है वो है। ऐसी कोई संस्कृति नहीं है या कल्चर नहीं है जिसकी अपनी बांसुरी ना हो। जैसे नरकटने है, रिकॉर्डर है, जापानी शकुहाची है, और जो हिंदुस्तान का कल्चरल म्यूज़िक है उसकी भी फ्लूट है, साउथ अमेरिका की क्लियर या श्वास वंशी तीखी आवाज़ वाली, और चीनी वंशिया भी है। और हर उंगली को रखने का जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिससे जो बांसुरी है या फ्लूट है उसकी वॉइस डिफरेंट आती है, और ये अपना खुद का जो रिलेशन है या संबंध को बुनती है। तब भी किसी की बांसुरी को सुनना मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे जो मानव है उनकी ओर अट्रैक्ट होना। जो मानव वाणी है उसके वाक्यों में संगीत का बहुत क्लोजेस्ट रूप से अट्रैक्ट होना, और जो इसका मोटिव फोर्स है या प्रेरक बल भी जीवंत या लाइव हो जाता है। और वो क्या है, लाइविंग ब्रीथ है, जीवंत श्वास है। और इसे भी बजने से पहले विराम लेने और सांस लेने की आवश्यकता होती है। किसको? बांसुरी को। लास्ट में ऑथर कहता है कि क्या मैं बांसुरी के कुछ फैमिलियर फ्रेजेस मतलब परिचित स्वरों से इतना प्रभावित हो सकता हूँ? स्टार्टिंग में ये जो बात थी मुझे सरप्राइज करती है, क्योंकि पहले के जो ओकेज़न थे जब मैं विदेशों से लंबी एब्सेंस के बाद घर लौटा हूँ, तब मैंने ऐसे जो विस्तार हैं या डिटेल्स हैं उन पर नोटिस मतलब ध्यान नहीं दिया, और सर्टेनली निश्चित रूप से इतना महत्व दिया ही नहीं जितना कि मैं इन चीज़ों पर दे रहा हूँ। अभी तो मैं इन बातों को सोच रहा हूँ, पहले तो मैंने इन चीज़ों को सोचा ही नहीं। तो इस तरीके से काठमांडू के 2 टेम्पल्स की विज़िट के बाद इस चैप्टर का एनालिसिस ख़त्म हो जाता है, जहाँ पोइट के अपने एक्सपीरियंस रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।